गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बात किया था क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, और क्लोनिंग वेक्टर में हमने आपसे ये कहा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर की जिसके थ्रू हम क्लोनिंग वेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो चाहे उसमें सेलेक्टेबल मार्कर की बात रही हो, ओरिजिन की बात रही हो, या आप ऐसा कह लीजिए कि रिकॉग्निशन साइट की बात रही हो, तो वो सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। उसी में क्लोनिंग वेक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो एक चीज हमने और पढ़ी थी। ये एक क्लोनिंग वेक्टर हमने पढ़ा था PBR322। एक्चुअली में ये है तो एक क्या आर्टिफिशियल वेक्टर जिसको हमने खुद बनाया है, और खुद बना के इंट्रोड्यूस इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको ध्यान देनी होती है। हमने इसमें अपने हिसाब से सेलेक्टेबल मार्कर रखे हुए हैं। तो ये एक क्लोनिंग वेक्टर है जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। और क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि ये बहुत जगह यूज हो जाता है, यूं कहिए। तो ये किस तरीके का होता है ये देखें। तो एक क्लोनिंग वेक्टर की यदि मैं बात करूं तो ये PBR322 कैसा दिखता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है और क्या यूजेस है, ये देखने की कोशिश करें। तो पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा PBR322 का डायग्राम है। ये जो मैंने शेड किया पोर्शन, ये किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो अनशेडेड है किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर जो शेडेड पोर्शन है किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। जहां तक मैं बात करूं इस वाले पोर्शन की, तो ये कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दरअसल ओरिजिन की प्रोसेस यहीं से शुरू होती है। ये तो इसको क्या कहते हैं, ओरी कहते हैं, या ओरिजिनेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से लेते हैं। ओरिजिन के अलावा दो जगह हैं जहां से एक तो ये वाला पोर्शन है जहां से एम्पिसिलिन का फॉर्मेशन होता है, और ये वाला पोर्शन है जहां से टेट्रासाइक्लिन का फॉर्मेशन होता है। या यूं समझ लीजिए कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी जीन इनमें मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि इस एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के मौजूदगी में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। उनके रेजिस्टिविटी का जीन इनके अंदर क्या है, पहले से मौजूद है। इसका फायदा ये होता है कि जब कभी भी हम कोई फॉरेन पीस ऑफ DNA इंसर्ट करते हैं, यदि हमने एम्पिसिलिन वाले पोर्शन में ऐड किया या टेट्रासाइक्लिन वाले एरिया में ऐड किया, तो उसके ऐड होने से क्या होता है कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी इसकी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जैसे इसकी रेजिस्टिविटी खत्म होती है तो हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारा जो फॉरेन पीस ऑफ DNA वो कहाँ जाकर जुड़ा है, टेट्रासाइक्लिन के पास जाकर जुड़ गया। तो ये जानने के लिए हम इस तरीके के आर्टिफिशियल वेक्टर्स का यूज करते हैं। टेट्रासाइक्लिन की यदि मैं बात करूं तो बाम H1 की साइड, यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बाम H यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप इस सब डायग्राम को देखें, PBR322 को देखें, तो आपने यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। पहला, इस पूरे के पूरे जो आर्टिफिशियल वेक्टर है इसमें आपको दो रेजिस्टिविटी कंडीशन देखने को मिलती है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके अगेंस्ट ये क्या है, रेजिस्टिविटी शो करेगा। प्लस यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें क्या मौजूद है, ये सब के सब रेस्ट्रिक्शन साइट्स। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, चाहे बाम H1 का ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नाम आपने लास्ट क्लास में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम नाम रखेंगे। जैसे इकोआरआई में स्टीरिया कोलाई से भी कोई निकाला गया है तो ई उसका फर्स्ट वर्ड, फिर देन कोलाई के दो वर्ड लिए जाते हैं स्मॉल लेटर में, फिर उसका स्ट्रेन और कौन से नंबर का निकाला गया है। तो ये दरअसल ये बाम H1 एक्चुअली में इस पोर्शन पे कट करता है। यानी बाम H1 का यूज यदि आपने अपने फॉरेन पीस ऑफ DNA को कट करने के लिए किया है तो आप यहाँ से उसी का यूज करेंगे। तो जब बाम H1 को इस वेक्टर में, आर्टिफिशियल वेक्टर में यूज करेंगे तो वो यहाँ पर कट करेगा। पर जब यहाँ पर कट करके यहाँ पर कोई दूसरा पीस ऑफ DNA जुड़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो टेट्रासाइक्लिन बना नहीं पाएगा। आप ऐसा समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी पूरी कोडिंग टेट्रासाइक्लिन के लिए है, लेकिन यदि बीच में कोई चीज अंदर इंटर कर जाती है तो स्वाभाविक है कि फिर वो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तो फिर जो वो मीनिंग निकलनी है वो नहीं निकल पाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं घर जा रहा था, सपोज करिए ये लिखा हुआ है, मैं घर जा रहा था, ये लिखा हुआ ये लाइन में, तो ये प्रोडक्टिविटी है। लेकिन यदि बीच में कुछ इंसर्ट कर दिया जाए, मान लो मैं घर के यहाँ बीच में लिख दूं क्या,
मार्केट नहीं। तो अब बड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा कि मैं घर मार्केट जा रहा था, मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन। तो ठीक वैसे ही फिर इसकी मीनिंग नहीं निकलेगी जो पहले निकल रही थी। तो पहले तो ये सेगमेंट टेट्रासाइक्लिन बना रहा था, जैसे ही हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए एंट्री करेगा फिर ये टेट्रासाइक्लिन नहीं बनाएगा। या हिंद 2 हमने यदि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया गया, या कैल 1 किया, या इको आरआई किया, PBU1 है, PST1 है, PUB22 है, SAL1 है, ये कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं इस आर्टिफिशियल वेक्टर में और अपने पसंद का फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार वो फॉरेन पीस ऑफ, अच्छा अब यहाँ भी ध्यान रखना कि हमको ओरिजिन का भी ध्यान रखना है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करेंगे। मीन जो हमारा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है वो हमारे आर्टिफिशियल वेक्टर में आके जुड़ गया है कि नहीं जुड़ा है, सही जगह जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये भी पता लगाने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, सिलेक्टेबल मार्कर देखने पड़ते हैं। यहाँ सिलेक्टेबल मार्कर 2 है, एम्पिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो जब हम कोई भी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए ऐसी जगह पे जाके इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने कहा कि बाम एटम की साइड में टेट्रासाइक्लिन इंसर्ट कर दिया, तो नो अब ये वाला जो सेगमेंट है वो टेट्रासाइक्लिन नहीं बनाएगा। जब वो टेट्रासाइक्लिन नहीं बनाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिविटी जीन नहीं बनाएगा तो जैसे उसको आप टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करने की कोशिश करेंगे वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब पहले ही माना करते थे कि इसी तरीके से ग्रो करते थे, तो बोले इस तरीके से ग्रो करने में तो जो हमको डिजायर क्वालिटी है वो तो सब मर जाएगी, तो वैसा ना हो इसलिए फिर हमने उसमें क्या किया, हमने उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया और असर्शन इनएक्टिवेशन असर्शन की प्रोसेस की, जिसमें हमको ये चीज इंसर्ट कर देते हैं जिसके कारण वो अपना कलर फिर चेंज नहीं करता। तो होप आपको PBR322 समझ में आ गया होगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्ट बुक में इसी तरीके का लिख दिया जाता है, 1 2 3 करके छोड़ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये पोर्शन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है, और खासकर पूछा जाता है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रीजन कौन सा है, उसके रेजिस्टिविटी के लिए कौन सा जीन यूज होता है, ये कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होता है, कहां से वो पूछा जाता है। बाम H1 इको आरआई या हिंद 2 ये कहां से मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इस डायग्राम के ऊपर, इसलिए मैंने सोचा ये भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। अब एक बार आपने फॉरेन पीस ऑफ डीएनए काट के किसी तरीके की एक से वेक्टर में डाल दिया, अब क्या इतना आसान है इस डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में या लिविंग बॉडी में इंसर्ट कर पाना? आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज जो डीएनए होता है या जो क्रोमोसोम होता है वो खुद हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग कंडीशन होती है, तो वो आसानी से मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता। तो यदि पार नहीं कर सकता तो फिर अंदर जाएगा कैसे? अब ये ले जाने का काम हम करते हैं कुछ टेक्निक से, कुछ मेथड से। तो तकरीबन 3 से 4 मेथड है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? देखिए कॉम्पिटेंट वर्ड्स की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है कि डीएनए ऑटोमेटिकली अपने आप में कैसा है, हाइड्रोफिलिक। यदि यह हाइड्रोफिलिक है इसका मतलब है नॉट इजीली इंटर और पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यदि इजीली नहीं पास कर पाएगा, ये इंटर ही नहीं कर पाएगा, तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो प्रोसेस ही नहीं चलेगी। तो उस कंडीशन में टू ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया ही इस डीएनए को क्या कर ले, हम क्या करते हैं, इस डीएनए को ट्रीट करते हैं। किससे? इसको हम ट्रीट करते हैं। अब बिफोर ट्रीटिंग दिस डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको ट्रीट कर लें, हम इस बैक्टीरिया को ट्रीट कर लें, क्योंकि हमने कहा कि ये डीएनए कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है तो बैक्टीरिया के अंदर एंट्री नहीं कर रहा, तो हम इस बैक्टीरिया को ही क्या कर दें, कॉम्पिटेंट बनाएं, तो ये इस डीएनए को क्या कर सके, रिसीव कर ले। और इस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब ये है कि हम क्या करें, बैक्टीरिया डाइवैलेंट कैटायन। अब डाइवैलेंट कैटायन कौन सा है, कैल्शियम।
तो इससे जब हम इसको ट्रीट करते हैं डाइवैलेंट कैटायन से, तो उसकी पोलैरिटी में चेंज आता है, जिसके कारण वो ज्यादा मात्रा में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव कर सकता है, डीएनए को रिसीव कर सकता है। वहीं यदि मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करूं, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम हीट शॉक थ्योरी देते हैं। हीट शॉक क्या होता है? हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले 42 डिग्री सेल्सियस पे पहले इसको गर्म करते हैं, फिर अचानक इसी रिकॉम्बिनेंट को क्या करते हैं, आइस में रखते हैं। अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो जब हम बार बार ठंडा गरम करते हैं, उनको हीट शॉक ट्रीटमेंट से चलाते हैं, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिससे हमने अपना फॉरेन पीस ऑफ डीएनए डाल के रखा है, वो भी कॉम्पिटेंट हो जाता है और वो भी आसानी से बैक्टीरिया के अंदर एंट्री ले सकता है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की सेल वॉल है, हमने इसको जो है तो किससे ट्रीट किया, हमने इसको बाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट किया, कैल्शियम से ट्रीट किया, तो इसके जो पोर्स होते हैं इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, जिसके थ्रू बड़े आराम से बैक्टीरियोफेज, या फिलहाल में हम बात कर रहे हैं किसकी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये इंटर हो जाता है किसमें, इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो डीएनए आपने कट करके रखा हुआ है, किसी वेक्टर में जोड़कर रखा, आर्टिफिशियल वेक्टर, जब तक वो किसी लिविंग क्रिएचर का पार्ट नहीं होगा, तब तक वो अपने आप में रेप्लिकेट नहीं करेगा, उसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो स्वाभाविक है कि उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमको कहाँ इंसर्ट करना है, किसी न किसी लिविंग क्रिएचर में मूव करना है, ताकि वो अपनी आगे की प्रोसेस कर सके। यहां तक कोई डाउट? इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने किया क्या, बैक्टीरिया इन ऑर्डर टू रिसीव द रिकॉम्बिनेंट डीएनए वी स्टार्ट मेकिंग इट कॉम्पिटेंट, कि वो इतना सक्षम हो जाए कि वो डीएनए को क्या कर सके, रिसीव कर सके। और उसके लिए हमने उसको बाइवैलेंट कैटायन के थ्रू क्या किया, ट्रीट किया। बाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट करने के बाद, जैसे कैल्शियम से ट्रीट करने के बाद, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था जिसको हम उसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे थे, उसको भी हमने हीट शॉक दिया। हीट शॉक क्या होता है, पहले 42 डिग्री सेल्सियस तक रखा, फिर अचानक उसको ठंडे में रख दिया, फिर उसको जो है तो हीट पे रखा, फिर उसको ठंडे पे। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसको हीट शॉक थेरेपी कहते हैं, या हीट शॉक की प्रोसेस नाम दिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराने के लिए, किसमें, जो भी हमारा आर्टिफिशियल वेक्टर हो या नॉर्मल वेक्टर हो, उसमें। इस तरीके का एक तरीका है जो यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक लिविंग क्रिएचर में इंसर्ट करने के लिए। देखिए, कॉम्पिटेंट होस्ट या डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करने का ये केवल एक यही तरीका नहीं है कि हम बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाएं, बाइवैलेंट से ट्रीट करें और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर हम इस तरीके से प्रोसेस करें, या यूं कहिए कि उसको हम हीट शॉक दें और तब जो है तो इंसर्ट हो पाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कहलाता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या? माइक्रो इंजेक्शन वो कंडीशन है जहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए को recombinant DNA directly introduced in host by injection. नॉर्मली माइक्रो इंजेक्शन वो प्रोसेस, और खासकर ये माइक्रो इंजेक्शन की जो प्रोसेस है ये किसमें देखने को मिलेगी आपको? एनिमल सेल, और वो भी लोअर एनिमल सेल में देखने को मिलता है, जहां पर हम सबके सब सही कंडीशंस में इनको आगे ग्रो करा सकते हैं, वहां पर हम इसको देखने को मिलता है कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हमने क्या किया, एनिमल सेल में कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया। माइक्रो इंजेक्शन वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर, बहुत पतली होती है माइक्रो इंजेक्शन, और वो उसी पोर्शन तक जाकर वहीं जाकर वो इंसर्ट हो जाता है, यूं कहिए कि अटैच हो जाता है। तीसरा जो तरीका है वो है, अब तीसरे तरीके की यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है तीसरा हो जाएगा जीन गन
या बायोलिस्टिक। ठीक है, दरअसल ये वो जीन गन या बायोलिस्टिक का वो तरीका है जो खासकर किसमें यूज किया जाता है, प्लांट ओनली, क्योंकि इसमें एक तरीके से जीन को गन के थ्रू इंसर्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, बायोलिस्टिक या जीन गन। तीसरा तरीका ये है कि हम सीधे सीधे जो भी हमारा डिजायर डीएनए उसको लें और एक बायोलिस्टिक में या जीन गन में उसको रखें और जिस पोर्शन में ले जाके उसको छोड़ना है वहां पर हम जाके छोड़ दें। ये कहलाता है जीन गन या बायोलिस्टिक। लेकिन इस तरीके का जो मैकेनिज्म है केवल और केवल किसमें देखने को मिलता है, प्लांट में देखने को। आगे बस अब ये जो जीन को हम जब जीन गन के थ्रू या बायोलिस्टिक के थ्रू जब इसको गोली की तरह समझ लीजिए, आपकी बंदूक की गोली है, उसको आपने बंदूक से चला दिया तो चली गई, तो ये बंदूक की गोली जो बनती है वो कैसे बनेगी, जो भी जीन होगा वो गोल्ड या टंगस्टन, गोल्ड टंगस्टन के फॉइल में लिपटा हुआ होता है, और जब एक बार ये जीन चल जाती है तो वहां जाने के बाद वहीं डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से कोई हार्म नहीं। तो आप देखेंगे कि टंगस्टन या गोल्ड इन दो की एक कवरिंग होती है जो इस डीएनए को कवर्ड करके रखती है, और उसी के थ्रू ये जीन गन के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं या प्रेशर के साथ छोड़े जाते हैं। तो ये तो तीसरा तरीका हो गया। किस चीज के लिए? तीसरा तरीका हो गया कैसे हम कॉम्पिटेंट होस्ट में अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करें। जो लास्ट है वो है डिसआर्म ऑफ द पैथोजन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़े हैं? डिसआर्म ऑफ द पैथोजन। हमने डिसआर्म ऑफ द पैथोजन पढ़ा था इसके ठीक पहले वाली क्लास में, वेक्टर वाली क्लास में, जिसमें हमने टीआई प्लाज्मिड के बारे में बात की। देखिए डिसआर्म पैथोजन क्या है? डिसआर्म पैथोजन में आपने देखा कि प्लांट में पहले एक टीआई प्लाज्मिड नाम से एक टीआई प्लाज्मिड एक सेल हुआ करती थी जिसके थ्रू ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन होता था। एग्रोबैक्टीरियम ही करता था, लेकिन होता एक तरीके का टीआई प्लाज्मिड सेल्स बनती थी। नॉर्मल सेल जो है तो वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती थी, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता था। ये हमको देखने। अब ये जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो भी टीआई प्लाज्मिड है, ये जिस भी बैक्टीरिया या वायरस से आ रहा है, यदि बैक्टीरिया या वायरस को हम डिसआर्म कर दें तो पूरी पूरी बात क्लियर हो गई। अब आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो एंजाइम एक ऐसा ट्यूमर बनाने का काम। हमने क्या किया, अब ये एंजाइम जो है वो ट्यूमर बनाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, ये एग्रोबैक्टीरियम की डिफरेंस है, जो कोई एंजाइम बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है जो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है। किसी भी सेल को ट्यूमर का फॉर्मेशन करा रहा है, मतलब सेल जो है वो इस एंजाइम के कहने पे काम कर रहा है। हमने क्या किया, हमने यही बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया को डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म कर दिया मींस मान लीजिए कि ट्यूमर कॉज करने वाले, ट्यूमर कॉजिंग जो सेल थी उसको हमने क्या किया, उसको हटा दिया और उसकी जगह हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमको वहां डालना है उसको हमने रखा। मीन्स जो ट्यूमर कॉज करने वाली जो सेल थी उसको काट के अलग किया, और या वो सेल जिससे इंफॉर्मेशन पेरेंट बॉडी तक पहुंच जाती थी, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, वो प्रोटीन जो है वो ट्यूमर सेल्स बनाता है।
हमने क्या किया कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम था उसका जो प्रोटीन बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट था, या यूं कहिए कि जिससे वो इंसर्ट करता था ऑर्गेनिज्म में, जिससे वो प्रोटीन बनाने लगता था, न्यूट्रिशन बनाता था, हमने उसी ट्यूमर कॉजिंग सेल को ही क्या कर दिया, काट के अलग कर दिया, उसी जगह लगा दिया क्या, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे काम की जीन है वो लगा दिया। अब क्या होगा कि जब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला वेक्टर इंटर करेगा तो वो क्या करेगा, इसी को फॉर्म करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने कोई एक पैडी ड्रॉप किया, अब इसमें मान लो कोई इंसेक्ट लग रहा है, ठीक। ये पैडीग्राफ में जो इंसेक्ट है, ये कौन सा इंसेक्ट है, एग्रोबैक्टीरियम। अब ये इंसेक्ट एग्रोबैक्टीरियम क्या कर रहा है, इस पैडीग्राफ में जो पैडी का ग्राफ है उसमें ट्यूमर कॉज कर रहा है। हमने क्या किया, इस इंसेक्ट का वो वाला जीन, वो वाला एंजाइम या वो वाला सब्सटेंस काट के अलग कर दिया और उसमें अपने काम का जीन जो है तो क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब भी ये इंसेक्ट क्या करेगा, इस पैडी क्रॉप में उस पर्टिकुलर सेट ऑफ सेगमेंट को क्या करेगा, पहुंचाएगा। पेडिग्राम्स ट्यूमर और डीएनए रीचेस टू, या आप कह लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए रीचेस टू दैट disarmed पैथोजन, मीन्स जो अभी तक पैथोजन की तरह एक्ट कर रहा था, जिस हाथ से वो उसका गला दबा रहा था, उसी हाथ में हमने क्या पकड़ा दिया, फूल पकड़ा दिया, फूल देगा। ठीक वही किया हमने कि जो अभी तक इंसेक्ट इस पैडीग्राफ को, एग्जाम्पल लिया मैंने, पैडीग्राफ को नुकसान पहुंचा रहा था, पैडी क्रॉप में ट्यूमर कॉज कर रहा था, हमने उसी इंसेक्ट का जो वो ट्यूमर कॉज करने वाला जो फॉर्मूला था वो छीन लिया, उसी जगह हमने उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए दे दिया। तो अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करेगा, हमारे सेल के में तक पहुंचाने का काम करेगा, और जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन सेल्स तक पहुंचेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो अब अपनी फिर एक्टिविटी यहाँ शो करना शुरू करेंगे। सो होप आपको समझ से 4 तरीके हैं। सबसे पहला तो है कि आप बाइवेलेंट कैटाइन के साथ बैक्टीरिया को ट्रीट करा दें, और साथ ही साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हीट शॉक दें। हीट शॉक मीन्स 42 डिग्री सेल्सियस पे रख के फिर अचानक ठंडे में रख के फिर अचानक 42 डिग्री सेल्सियस, तो हीट शॉक जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये आसानी से इंटर कर पाएगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के। दूसरी चीज कहता है वो कि माइक्रो इंजेक्शन का यूज करना। माइक्रो इंजेक्शन का यूज करना या माइक्रो गन का यूज करने का मतलब ये है कि आप डीएनए को छोटे छोटे टंजस्टन और गोल्ड के फॉइल में कवर करके और इंजेक्शन के थ्रू मार सकते हैं, लेकिन ये एनिमल में होता है। तीसरा जो आता है वो आता है प्लांट के लिए, और प्लांट के लिए जो तीसरा आता है वो कौन सा है, बायोलिस्टिक और जीन गन। सॉरी, मैं पहले बात कर रहा था माइक्रो इंजेक्शन की, जो एनिमल के लिए, जिसमें आप इंजेक्शन के थ्रू डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, और जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें टंजस्टन या गोल्ड की फॉइल चढ़ानी है वो जीन गन और बैलिस्टिक की बात कर रहा हूँ, वो प्लांट में होता है। लास्ट जो आता है वो फिर से वही है, डिसआर्म ऑफ द डिसीज है। जो चीज हमको पहले बीमारी फैला रही थी, उस जो बीमारी लेकर हमारे घर में आ रही थी, उसी के हाथ से हमने थैले से वो बीमारी खींच के और दूसरा थैला पकड़ा दिया, तो जब हमारे घर के अंदर आएगी तो क्या लेके आएगी, जो थैला उसके पास मौजूद है, क्योंकि जो बीमारी वाला थैला है वो तो पहले ही छोड़ दिया। ठीक वैसे ही आप ये समझिए कि हमने डिसआर्म किया जब किसी भी पैथोजन को, तो उसके जो डिसीज कॉजिंग फैक्टर थे वो हटा दिए, उनकी जगह एक अच्छे फैक्टर को जोड़ दिया। तो जब ये ऑर्गेनिज्म ठीक उसी तरीके जिस तरीके से उस डिजीज कॉजिंग फैक्टर को सेल में इंट्रोड्यूस कर देता था, वैसे इस अच्छे फैक्टर को भी सेल में क्या करेगा, वो इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसकी यही हैबिट है, और उससे हमको ज्यादा फायदा ज्यादा मिलेगा। होप आपको समझ में आ गया होगा वो चारों तरीके जिनसे हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया को किसी भी कॉम्पिटेंट होस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।